नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। ये बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। शुक्रवार को दो पक्षों में हुआ झगड़ा बढ़ते बढ़ते सांप्रदायिक तनाव का रूप ले गया। देर रात यहां सुरसागर इलाके में पथराव और आगजनी की घटना हो गई। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियां मौके पर तैनात कर दी गई हैं। घटना की जानकारी देते हुए जोधपुर पश्चिम के एडीसीपी निशांत भारद्वाज ने बताया कि कुछ दिन पहले सुरसागर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक नाबालिग के साथ उसी के मोहल्ले में रहने वाले कुछ नाबालिगों ने मारपीट की थी। इसमें नाबालिग के सर पर चाबी से हमला कर उसे घायल कर दिया गया था। बीती रात को हुआ है और जिस तरीके से देखा है कि उपद्रवियों द्वारा जो आगजनी की और उसके अलावा कई सारे शुरू से ही सूरसागर अगर क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल रहता है। देखिए, हमारे सूर्यनगरी भाईचारे की पहचान, सूर्यनगरी के निवासी हमें आपस में सभी समुदाय हो भाईचारे से रहते हैं। आज तक हमारी परंपरा रही, हमारा आदर्श रहा है। और सूरसागर की जो कल की कोई घटना है जिसमें कोई गेट को खोलने कर दो व्यक्तियों या दो पक्षों में जो भी विवाद हुआ उसको ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको आधार बनाकर कोई असामाजिक तत्व आपसी प्रेम भाव सौदागर को खत्म करना चाहे उसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं सभी समुदायों से प्रार्थना करता हूं कि हमारा जोधपुर भाईचारे की पहचान है, आपसी प्रेम भाव की पहचान है, हम इसमें कायम रखें। और ऐसा जो कुछ भी असामाजिक तत्व है या इसको कोई दूसरा रूप देने का प्रयास करते हैं, पुलिस ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई और करेगी अगर ऐसा कोई पाए जाएंगे तो। अभी फिलहाल मुल्क में कोई पूर्ण रूप से रात्रि से पूर्ण रूप से शांति है। जो दोषी थे या संभावित है उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पूर्ण रूप से पारदर्शिता से जांच करने के उपरांत अगर ऐसा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, भाईचारा का माहौल बिगाड़ने के लिए या और किसी को इस रूप देने के लिए जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। मैं सभी समुदायों से ये प्रार्थना करता हूं हमारे जोधपुर की इस परंपरा को कायम रखें, हम आपस में प्रेम भाव से रहें और जो असामाजिक तत्व है उनके उकसावे में नहीं आए। मेरा यह भी निवेदन है कि हमारा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सक्रियता से कार्रवाई कर रहा है। जो कुछ भी गलत कार्य हुआ है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी रूप में हम इसको उग्र रूप नहीं लेने देंगे। कोई बिगाड़ना चाहेगा माहौल शांति का, उसको बिगाड़ने नहीं देंगे। कोई इसको दूसरा रूप देना चाहेंगे तो दूसरा रूप नहीं देने देंगे। सभी पक्षों के बीच में आपसी शांति से वार्ता कर जो भी शांतिपूर्ण पारदर्शिता से निष्पक्षता से कार्रवाई होगी वो की जाएगी। का प्रयास किया हो जाएगी। दिखाना क्या है, बात करो। रोल कैमरा, रोलिंग। अरे वाह, रोल कैमरा, रोल आईडी दिखाओ भाई। विधायक महोदय, आपके इलाके में तनाव हुआ है, क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या पता चला अभी तक, आपको क्या जानकारी है? जो भी हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। जोधपुर की अमन चैन की जो अपनी गंगा जमुनी संस्कृति है उस पर आघात हुआ है और निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी ये किया है उसके खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। जिस तरह से आगजनी हुई है, घर से निकालकर महिलाओं को, बालकों को, पुरुषों को मारा गया है, वो निंदनीय है। मैं एक बार पुनः प्रशासन से अपील करता हूँ जिन्होंने भी, जब शांतिपूर्ण वार्ता हो चुकी थी उसके बाद भी पत्थर बरसाना कौन सा कानून कहता है? अच्छा, ये अमानवीय है। मैं इस अमानवीय घटना की निंदा करता हूँ। विवाद क्या था सर? विवाद क्या हुआ था इनके? विवाद कुछ नहीं था। यहाँ जो कब्रिस्तान उसके पीछे बहुत पहले इन दोनों समुदाय में एक समझौता हुआ था, उसमें पीछे गेट नहीं निकालेंगे ये समझौता हुआ था जो मेरे को बताया गया। आज उन्होंने पीछे गेट निकालने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस में जाके कंप्लेंट की, तो दोनों पक्ष आए और राजी हो गए, नहीं निकालेंगे, समझौता हो गया। उसके बाद जो जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता नहीं सूरसागर में बार बार क्यों हो रहा है ऐसा पंगा? ये प्रशासन जांच करेगा इसकी। देवेंद्र जी, एक चीज बताया, प्रदेश में जिस तरह से किशनगढ़ में हो गया, पाली में हो गया, जोधपुर में हो गया, क्या ये साजिश रजत नहीं आती है राज्यों को शांत करने की कुछ लोगों की? लगता है, मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के और माननीय भजनलाल जी के शासन को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने लगातार अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो पचा नहीं पा रहे हैं, उस तरह के उपद्रव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया गया।
इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी, कृषि व उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वीसी के माध्यम से जुड़े। इस मौके पर सीएम भुजल शर्मा ने कहा कि किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि ही राजस्थान की समृद्धि का प्रतीक है। उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने से विकसित राजस्थान की मजबूत नींव तैयार होगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि कृषि कल्याण के संबंधित विषयों को आगामी परिवर्तित बजट 2024 और 25 में सम्मिलित करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वहीं बैठक में किसानों ने राज्य पशु ऊंच की घट रही संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे गाय का रखते हैं ख्याल, वैसे ऊंट पर भी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के 157 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। इनमें राजस्थान के 14 विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। यूजीसी के इस अचानक कदम ने सभी को चौंका दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्थान के इन 14 डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों में 7 सरकारी विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 157 की सूची में से 108 सरकारी, 47 निजी और 2 डीम्ड विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया। इसके लिए यूजीसी ने तय समय और नियमों के अनुसार विश्वविद्यालयों के लोकपाल की नियुक्ति न होने की वजह बताई है। पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक परीक्षा कानून 2024 लागू कर दिया है। इस साल फरवरी में ये कानून पारित हुआ था। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं हम आपको बता दें कि इस साल फरवरी में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के नाम से इस एंटी पेपर लीक लॉ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% करने के बाद शनिवार को जयपुर में सीएम आवास पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के कई जिलों में महिला शामिल हुई। इस अवसर पर सीएम ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की भी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान और समानता के अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार का कर्तव्य है। इस आरक्षण के जरिए वे आत्मनिर्भर, सशक्त और शिक्षित महिला बनकर समाज को और अधिक प्रगतिशील बनाएंगे। हमारी माता बहनों के स्वरूप बदलते हैं, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माता के रूप में और एक हमारे परिवार की मुखिया होने के नाते एक अन्नपूर्णा के रूप में हम हमारी माता बहनों को देखते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने प्रदेश की नारी सशक्तिकरण के लिए हमने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 30% से 50% आरक्षण का लाभ हमारी माता बहनों को हमने देने का काम किया है। हमारे लिए महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को शक्ति, अधिकार और के अवसर प्रदान करें ताकि वे अपने जीवन में हर पहलू पर आत्मनिर्भर होकर के सशक्त नारी शक्ति बने, ये हमारी कल्पना है। ये केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारी बहनों की भागीदारी बढ़े। देश को सशक्त करने में हमारी बहनें आगे आए। वैसे भी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में से ही आप देख रहे हैं, महिलाओं का आदर और सम्मान आप देख सकते हैं। अगर हमें शक्ति चाहिए तो मां दुर्गा के पास जाएंगे। अगर हमें हमारा विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए तो मां सरस्वती के पास जाएंगे। और अगर हमें धन और दौलत चाहिए तो मां लक्ष्मी जी के पास जाएंगे। और ये हमारी अवधारणा इसलिए क्योंकि मां का जो हृदय होता है उसमें बड़ी उदारता होती है और वो घर के संचालन का प्रतीक है। क्योंकि माता बहनें जिस तरह से घर का संचालन करती हैं, आप देखते हो परिवार चलता है, परिवार में अग्रणी बनते हुए हर घर का संचालन किस तरह से हमारी माता बहनें करती हैं। वेद और पुराणों में भी महिलाओं का उल्लेख सम्मानित रूप से मिलता है। समानता, न्याय महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। महिलाओं को समानता, न्याय दिलाना ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को उनके अधिकार और उनके अवसर पुरुषों के समान प्राप्त हो। हमारा यह निर्णय उसी समानता को स्थापित करता है।
हम चाहते हैं कि हमारी बहनें बेटियां आगे बढ़ें, आर्थिक रूप से विकास करें। जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो वे अपने परिवार में और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। महिला शिक्षा सशक्तिकरण का प्रमुख स्तंभ है। शिक्षक महिलाएं न केवल अपने जीवन में सफल होती हैं, बल्कि वे समाज में सकारात्मक वातावरण भी पैदा करती हैं और समाज में शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। हम कहते हैं कि जब हमारी एक बहन पढ़ती है तो वो 3 परिवारों को पढ़ाने का काम करती है। शिक्षक के रूप में, जहाँ परिवार है उसके रूप में, और जहाँ उसकी शादी होती है उसके रूप में, उसके संचालन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जब वो शिक्षक होंगी तो उनकी भूमिका और बड़ी हो जाती है। इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की बेटियों को खूब आगे बढ़े। इसमें हमारी सरकार ने महिलाओं के हित में ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। आपको मैं कहना चाहता हूँ, 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी और हमने सबसे पहले कहा था कि हम महिला सशक्तिकरण पर, महिला सुरक्षा पर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हम आगे काम करेंगे। और आपने देखा होगा 15 दिसंबर के बाद हमने निर्णय लिया, तुरंत निर्णय लिया कि हमारी बहनों को हम 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। आपने देखा होगा हमने दिसंबर के महीने में निर्णय लिया और 1 जनवरी से 450 रुपए में 73 लाख बहनों को सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि को बढ़ा करके हमने 6,500 रुपए किया है। हमने गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना का भी प्रारंभ किया है। पंचायती राज, नगरीय निकाय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आपने देखा होगा जिस तरह से हमारी बहुत बड़ी संख्या में हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे की अटकलों के बीच फिर से राजकाज करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से वो सरकारी कामों से अपने आप को दूर रखे हुए थे। वो अपने विभाग तक नहीं जा रहे, सरकारी गाड़ी तक उन्होंने छोड़ दी थी। इससे ये कहा जा रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन 21 जून को योग दिवस के मौके पर किरोड़ी लाल मीणा न सिर्फ योगा डे पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने सरकारी बैठक में भी भाग लिया। किरोड़ी लाल मीणा के सरकारी बैठक में भाग लेने के बाद अब ये चर्चा चल रही है कि वो अपने पद से शायद इस्तीफा नहीं देंगे। नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजस्थान में इसी बीच कांग्रेस ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं से प्रभावित छात्रों के लिए न्याय की मांग करते हुए शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट सर्कल पर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही इस मामले पर केंद्र से चुप्पी तोड़ने की अपील की। इसी पर गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान भी सामने आया। आइए सुनिए। अब आपने अभिभावकों ने गाड़ी कमाई, अपना पेट काट करके बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए डॉक्टर बनाने के लिए लगाई थी, वो आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि नीट का पेपर आउट हो गया, लीक हो गया, घोटाले हुए, बेईमानी हुई, जम करके पैसे खाए गए, और उसके बावजूद भी हर स्टेट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट लग रही है कि इसको निरस्त कीजिए। आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, सारे के सारे विरोधी दल ये कह रहे हैं कि आपका नीट का पेपर आउट हो गया। देश का शिक्षा मंत्री हर मिनट में बयान बदल रहा है और एक जांच कमेटी बैठाई है, लेकिन उसमें नीट का पेपर आउट हुआ इसकी जांच नहीं की जाएगी। आगे कैसे ठीक किया जा सकता है इसकी जांच कराएगी। अरे भाई, जब बिहार का उप मुख्यमंत्री जो तुम्हारी डबल इंजन की सरकार का भाग है वो ये कह रहा है कि पेपर आउट हो गया सरगना का मुझे पता है, तो उसके बावजूद आप इससे 24 लाख 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ क्यों करना चाहते हो? हमारे प्रदेश के भी 1,75,000 बच्चे
किस जो चीट के शिकार हुए हैं, आप नीट के पेपर को आउट मान के सीबीआई जांच दे सकते हो, तो आप नीट के पेपर को आउट मान करके उसको निरस्त करके एग्जाम को, और आप सीबीआई जांच क्यों नहीं दे सकते? और मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के तमाम मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आप चिल्ला चिल्ला के आखिरी के 2-2.5 साल से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे। एक परसेप्शन क्रिएट किया गया आपने कि सब बेईमानियां हुई है, पता नहीं क्या क्या घोटाले हो गए हैं, सारे पेपर लीक हो गए हैं और सब कुछ बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और हमने उस बात को 1 सेकंड में माना और नीट के पेपर को दोबारा कराया, 2 एग्जाम कराई और ईमानदार बच्चे जो मेहनती बच्चे थे उनको नौकरियां देने का काम किया। तो आप ही निरस्त क्यों नहीं कर रहे? और आज कहाँ गए वो जो नीट के लिए पता नहीं कितने कितने आंदोलन करते थे, कितने कितने आरोप हम लोग गलत आरोप लगाते थे, वो आज कहाँ गए? क्यों नहीं बोल रहे? क्या उस वक्त बच्चों का भविष्य खराब हो रहा था? आज नेट और नीट में जो पेपर लीक हुए उससे बच्चों के भविष्य खराब नहीं हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो रहा है। बिजली, पानी, किसी चीज में ये ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्ची से बनी हुई सरकार जब तक पर्ची नहीं आती है तब तक एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोलती है। इनमें आंतरिक कलह बढ़ रहा है। राजस्थान की विधानसभा में जो 3 जुलाई से सत्र आ रहा है, हम इनको नाको चने चबा देंगे। हम इनको इनके नाक में नकेल डाल करके ये बता देंगे कि आप सरकार सही नहीं चला पा रहे हो। आपने जो वादे किए थे प्रदेश की जनता से वो आप निभा नहीं रहे हो। आपने झूठा माहौल बना करके सत्ता तो हथिया ली, लेकिन सत्ता चलाना बहुत कठिन है। आप अपने आपस में मंत्री और एमएलए के जो हालात बने हुए हैं उनको एक बाबू उनके कहने से नहीं लगता है, उनको चिट्ठियां लिखनी पड़ रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास में मेरे को जो जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, पूर्व विधायक पूर्व मंत्रियों ने 190 चिट्ठियां लिख दी विभिन्न मुद्दों के ऊपर, घोटालों की जांच के ऊपर। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके ऊपर ये जो योजनाएं बंद हो रही है, एक तो मैं और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ एमएलए ने और 1-2 मंत्री ने ये लिख के दिया है भजन लाल जी को कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना और इंग्लिश मीडियम स्कूलें बहुत शानदार हैं, लोगों को इनसे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, आप इसको कृपया बंद ना करें, इसको चालू रखें और ठीक करने का काम किए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ऐसा बन गए, अच्छी बात है, कोई बनता, भजन लाल जी बन गए, लेकिन काम करने का तजुर्बा नहीं है, काम करने की हिम्मत नहीं है, काम करने का विजन नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम जो लोग पेपर लीक में बच्चों के भविष्य की चिंता को लेकर के जो हल्ला करते थे, वो नीट के अंदर जो चीट हुई है, जो पेपर लीक हुआ है, बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनके ऊपर कम से कम बोले, और नहीं बोल पाए तो एक चिट्ठी तो लिख दें और मेरे को एक फोटो स्टेट को नहीं चलेगी केंद्र की सरकार। 1.5 ज्यादा बोल दिया मैंने, क्योंकि मैं ज्यादा जल्दी की कह देता तो हमारे भी 11 MP हैं, उनको लगता भाई ये क्या हो रहा है, हम तो बने और अभी स्वागत ही नहीं कर रहे हैं, उससे पहले दोबारा चुनाव की बात कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जो स्थितियां इनकी बनी हुई हैं कोई कंट्रोल नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी को विदेश जाने की जल्दी थी, नीट की परीक्षा कैसे सही हो, बच्चों को कैसे अच्छी नौकरियां दें, पारदर्शिता के साथ में कैसे अच्छी जन कल्याण की योजनाएं चालू कराएं, बिजली पानी कैसे ठीक से दे सकें, स्वास्थ्य के मामले में और अच्छा कैसे करें, इसकी चिंता नहीं है। इनको चिंता केवल विदेश के भ्रमण की है, झूठ बोलने की बात है। और मैं समझता हूं कि प्रदेश में हर मुद्दे के ऊपर भजन लाल सरकार फैल हुई है। राजस्थान की विधानसभा में इनको घेरने का काम करेंगे, सड़क और सदन में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी धूली के नेतृत्व में हम सब लोग इनकी नाक में
नकेल डाल करके जनता के मुद्दों के ऊपर काम कराने के लिए मदन दिलावर के लिए क्या कहेंगे? आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा। मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे कि मूर्ख के पूंछ और सींग नहीं होते। मूर्ख अपने व्यवहार से और वाणी से ही जाना जाता है कि ये मूर्ख व्यक्ति है। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, दिलावर साहब के लिए नहीं कह रहा हूँ। कौन से नेताओं की आपने बताया मंत्री कि इनके भ्रष्टाचार के कारनामों का हम जल्द पर्दाफाश करेंगे, आपके पास पत्र शिकायत आ रही है? पत्र शिकायत नहीं, वो पेपर आ रहे हैं, वो पेपर आ रहे हैं कि ये है घोटाला। तो आप पे तो ये ऐसे ही सत्ता लूटने के लिए आरोप लगाते थे आपकी सरकार पे और मंत्रियों पे। ये तो 6 महीने में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जैसे हीट वेव ने रिकॉर्ड तोड़ा है ना, इन्होंने 6 महीने में घोटाले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजस्थान में अलवर जिले के नाका डेरा शाहपुरा के वन क्षेत्र अमृतपास में बिजली का तार टूटकर गिरने के बाद करंट लगने से एक मादा पैंथर और उसके 2 शावकों की मौत हो गई। मंडल वन अधिकारी राजेंद्र हुडा ने बताया कि 21 जून को रात लगभग 10 बजे अलवर वन मंडल में रेंज के नाका डेरा शाहपुरा के वन क्षेत्र अमृतवास में एक बगेरा और 2 शावकों के शव मिलने की सूचना मिली। शव 2-3 दिन पुराने हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत की एक और योजना पर काले बादल मंडरा रहे हैं। पूरी संभावना है कि अशोक गहलोत की एक और स्कीम बंद होगी। गहलोत सरकार में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक शुरू हुआ था। अब भजनलाल सरकार उस योजना को बंद कर नए क्लेवर में लाने जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर बड़ा ऐलान किया कि खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में युवा एवं खेल विषय पर बजट पूर्व संवाद में खेल प्रतिभाओं, कोच, खेल संगठनों के प्रतिनिधियों, युवाओं और स्टार्टअप उद्यमियों को संबोधित कर रहे हैं। राजस्थान में अब बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू होने से जयपुर समेत प्रदेश भर में दूसरे दिन शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज बदलने से आमजन को गर्मी से राहत मिली। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं के बीच मेघ मेहरबान हुए, इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि मौसम में आए बदलाव से 10 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने आज जयपुर सहित 26 जिलों में बरसात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, अजमेर, कोटा, चूरू, बारां, सांगरिया और कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इसी के साथ ही शुक्रवार को कोटा में 45, अजमेर में 40, जयपुर में 15, बारां में 10, चूरू में 5 और संगरिया में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।